नमस्कार। नमस्कार। रमेश चंद्र शाह जी पर केंद्रित एकाग्र की इस नई कड़ी में आज हमारे साथ जानी मानी लेखिका रीता रानी पालीवाल जी उपस्थित हैं। सभी मित्रों की ओर से रीता रानी जी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, रीता रानी जी काफी समय से शाह साहब के लिखे हुए को पढ़ती आई हैं और उसमें डूबती रही, उनके लेखन को पसंद करती रही। मगर संभवतः यह पहला अवसर है जब वे उनके लिखे पर बात अपनी रखेंगे। यह पहला अवसर है जब रीता रानी जी ने रमेश चंद्र शाह जी की कुछ एक विधाओं में लिखे साहित्य पर नोट्स लिए हैं और आज उन सबको हमारे साथ साझा करें। रीता रानी जी, आप सभी जानते हैं कि अपने गहन आलोचनात्मक विवेक के लिए जानी जाती है। ऐसे में आज रमेश चंद्र शाह जी की जिन विधाओं को इन्होंने लिया है वे हैं खास तौर से उनका आलोचनात्मक गद्य। मगर उस आलोचनात्मक गद्य के अतिरिक्त उनके आत्मपरक निबंधों पर भी बात करेंगे। ये दोनों ऐसी विधाएं हैं, आलोचना और निबंध, जिन पर शाह साहब जिन्हें लेकर लगातार सक्रिय रहे। शाह साहब की पहली किताब भी उनके निबंधों का संग्रह ही है। ऐसे में आज इन विधाओं पर और इन विधाओं में लिखी गई कृतियों पर और कृतियों के पीछे की जो विचार दृष्टि है उस पर रीता रानी जी को सुनना सचमुच एक सुखद अनुभव है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। जी, स्वागत। जी, रीता जी। नमस्कार। मैं नमस्कार। सबसे पहले तो जन सुलभ पुस्तकालय के संयोजक आयोजक अर्पण कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आप सबसे बातचीत करने का अवसर दिया है। और आदरणीय शाह जी को मैं प्रणाम करती हूँ कि आज मुझे उनसे बोलने का और उनसे आशीर्वाद पाने का अवसर मिला है। सभी मित्रों का मैं आज की बातचीत में स्वागत करती हूँ। मेरा शाह जी से परिचय उनकी पुस्तक छायावाद की प्रासंगिकता के माध्यम से हुआ। ये 75-76 के आसपास की बात है। ये पुस्तक मुझे मिली और मैंने उन दिनों में जयशंकर प्रसाद पर काम कर रही थी, उनके नाटकों पर पीएचडी का काम कर रही थी और छायावाद संबंधी अधिकांश पुस्तकें जो है वे मेरी निगाह से गुजर रही थी। मगर इनकी किताब जब मैंने पढ़ी तो मैं उससे बहुत प्रभावित इसलिए हुई कि मैंने देखा ये किताब अपने ढंग से अलग है। जैसे छायावाद को देखा है वैसे अब तक हमने जो छायावाद के बारे में पढ़ा था, जाना था, उससे बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से और अलग विवेचन के माध्यम से उन्होंने छायावाद का मूल्यांकन किया है। और ये किताब जो हम सब कुछ पढ़ते आए थे उससे बहुत आगे की दृष्टि हमें। इस किताब के बारे में कोई चर्चा करने से पहले मैं ये एक बात और आपकी जानकारी में लाना चाहती हूँ कि इसे पढ़ने के कुछ समय बाद, हो सकता है 1 साल 1.5 साल बाद, दिल्ली में ही साहित्य अकादमी के एक आयोजन में शाह जी से मेरी भेंट पहली बार मुझे मिले थे और जब मुझे परिचय उनका कराया गया तो मैंने सबसे पहले उनसे बात यही की कि मैंने आपकी पुस्तक छायावाद प्रासंगिकता पढ़ी है और ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छी क्यों लगी, उसके में मुख्य बात ये थी कि छायावाद के बारे में
अब तक हम पढ़ते चले आ रहे थे उसमें काफ़ी कुछ ये था कि छायावाद जो है पश्चिम के रोमांटिक मूवमेंट से प्रभावित है, छायावाद जो है रहस्यवाद से प्रभावित है, छायावाद के कवि जो हैं कल्पना जीवी कवि हैं, ऐसी उनका प्रगत प्रेम है, मगर उन पर के बारे में काफ़ी ऐसी बातें मिली थी जो छायावाद के समसामयिक जीवन संदर्भों से जुड़ाव की बातचीत नहीं करती थी, नहीं वे साहित्य संस्कृति के संदर्भ में छायावाद को देखती थी। एक किताब जरूर थी डॉक्टर नामवर सिंह की छायावाद, इसमें कि उन्होंने छायावाद को राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में देखने की या नव जागरण के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की थी और वो काफ़ी हद तक अच्छी किताब थी, हालांकि उसकी भी अपनी सीमाएं थी। छायावादी कवियों को रहस्यवाद से जोड़ने के या पलायनवादी मानने की दृष्टि उसमें भी शामिल थी। मगर जब मैंने ये पुस्तक देखी तो मुझे इसके जो चैप्टर्स थे उनके टाइटल्स भी अपने नए और काफ़ी कहना चाहिए कि प्रकाश दिखाने वाले लगने लगे। जैसे इसकी शुरू होती है कविता के कारखाने में छायावाद, यह इसका अगला निबंध है प्रसाद से संबंधित विश्वविद्यालयों के कवि, और ये बात है प्रसाद पे विश्वविद्यालयों के कवि जो है मुझे थोड़ा टाइटल नया सा भी लगा और इसने मुझे चौंकाया भी। फिर मैंने इसे बहुत ध्यान से पढ़ा कि क्या बात है, इसे विश्वविद्यालयों के कवि क्यों कहा जा रहा है, या इस बारे में शाहजी ने बहुत जो है कहना चाहिए कि आपत्ति उठाते हुए एक बार ये बात शुरू की थी कि किसी भी कवि को विश्वविद्यालय का कवि कहना या किसी भी कवि के बारे में कोई फतवा देना, ये जो है अपने आप में जो है कवि को या तो समझ पैदा की है या अपनी समझ का विस्तार करने के लिए है। उन्होंने ये भी बताया कि जो ये है किसी समकालीन कवि ने ही उनको छायावाद विश्वविद्यालयों का कवि कहा है चारों कवियों के बीच में। हालांकि ये नहीं बताया कि किस कवि ने कहा है, मगर ये बात चलती रही। मगर उस पुस्तक के पढ़ने के इस अध्याय को पढ़ने के बाद जो मुझे जो समझ में आया उनकी कविता के बारे में, प्रसाद की कविता के बारे में, वो एक नई और बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत प्रकाश देने वाली दृष्टि थी, क्योंकि छायावाद को के बारे में जो चीजें पहले कही जाती रही थी, खासतौर से छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि कहा जाता था और कहा जाता है, और खासतौर से उनकी कविता कोट की जाती थी, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। मगर पहली बार शाहजी से जाना कि ये पलायन की कविता नहीं है, ये कविता जो है वो है, क्योंकि उसमें आगे उस पर ध्यान दिलाया कि अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। जब ये लाइन आ रही है तो वो कहाँ पलायन है। इससे पहले नामवर जी ही अपनी किताब में कह चुके थे कि वो तो मद और मदिरा के में डूबकर जिंदगी से पलायन करना चाहते हैं, और इसलिए प्रसाद जो है जीवन से भागने की कविता है, जीवन के से दूर होने की कविता है, समाज होने की कविता है। किंतु पहली बार शाहजी ने उस पर ध्यान दिलाया कि ये जो है भुलावा देने वाला कौन है, ये नाविक कौन है जो भुलावा दे रहा है। और उन्होंने वो बात उठाई परंपरा की, संस्कृति की और जातीय स्मृति की, जो बात अज्ञे ने त्रिशंकु नामक अपने निबंध में उठाई थी, और ये कहा था कि परंपरा किसी भी रचनाकार के लिए परंपरा का अवगाहन कितना होता है, और परंपरा किसी भी कवि को चेतना देने के लिए कितनी आवश्यक होती है, टोटली नहीं है जो सिर पर बांध के रखा चला जाए। परंपरा का अवगाहन करना पड़ता है, उसे परिश्रम करना पड़ता है,
उस परंपरा को, उस इतिहास बोध को शाह जी ने यहाँ पे उस नाविक को उस प्रसाद का इतिहास बोध माना और प्रसाद के इतिहास बोध की से जोड़ते हुए इस कविता की और प्रसाद के पूरे काव्य वैभव की चर्चा इस निबंध के माध्यम से की। साथ ही उन्होंने ये ध्यान दिलाया कि जो समकालीनों के लोग जो प्रसाद को विश्वविद्यालयों का कवि कह रहे हैं और जो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रसाद समझ में नहीं आते उतनी आसानी से, कोर्सेज में पढ़ाए जाने के लिए हैं। ये बात ये भी कही गई थी, पंथ पढ़े जाएंगे, निराला से सीखा जाएगा, प्रसाद को पढ़ाया जाएगा। इस तरीके की जो बातचीत थी वो इसलिए थी कि प्रसाद को सही संदर्भों में देखा नहीं जा रहा था और प्रसाद को ये केवल जो है का कवि कहा जा रहा था, मगर नाविक को जो है वो हमारा अतीत है और अतीत के वर्तमान से संबंध की बात कही, क्योंकि वर्तमान जो है वो अतीत से संबंध से ही अपनी सार्थकता है, उसी से दिशा लेता है, उसी से दृष्टि लेता है, उसी से आगे बढ़ता है। जिसे जातीय स्मृति कहते हैं या जिसे इतिहास बोध कहते हैं, वही परंपरा है और प्रसाद के लिए अतीत व्यतीत अतीत नहीं है, उसकी वर्तमानता महत्वपूर्ण है। टी.एस. इलियट ने जो बात कही थी ट्रेडिशन इन इंडिविजुअल निबंध में, उस ट्रेडिशन से जुड़ने का साधन इतिहास को बताया है और उन्होंने इस बात पर, शाह जी ने इस बात को ध्यान दिलाया, जो बात मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगी और प्रसाद को आगे दृष्टि दी। और तभी उस वक्त मुझे ध्यान कि प्रसाद ने अपने नाटकों में ये बात कही है कि किसी भी जाति को अपनी गिरी हुई दशा से उभारने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना सार्थक हो सकता है, उतनी और कोई चीज नहीं सकती। इतिहास के अनुशीलन से ही हम अपने वर्तमान के लिए, अपने भविष्य के लिए दिशा चाह सकते हैं। तो प्रसाद के बारे में जो ये भ्रम था वो उन्होंने दूर किया। उसके बाद फिर अगला ही एक और भ्रम प्रसाद के बारे में फैलाया गया था, छायावादी कवियों के बारे में, तौर से प्रसाद को कामायनी को लेकर ये कहा गया कि कामायनी में तो जो है प्रसाद बुद्धिवाद का विरोध करते हैं। ये बात खास तौर से मैं छायावाद पुस्तक डॉक्टर नामल सिंह की उसी का उदाहरण देते हुए बताना चाहती हूँ कि ये बात कही गई है वहां पर कि अचेतनता और पलायन इन दोनों प्रवृत्तियों का समन्वित रूप है कामायनी। कामायनी में बुद्धि का विरोध किया गया है, उसके मूल में अचेतनता का वही पुराना सिद्धांत है, बुद्धि विवेक तो देती है, उसके रहने पर तो संसार की समस्याएं समझ में आने लगेंगी और नहीं तो उसके प्रति कम से कम जागरूकता अवश्य बनेगी। इसलिए सांसारिक झंझट से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बुद्धि का बहिष्कार करो और उसके स्थान पर हृदय को प्रधानता दो। संसार में समरसता और सहृदयता का संदेश देने वाली श्रद्धा अपने तो अपने साथ मन को लेकर कैलाश जाती है। इतना ही नहीं, प्रसाद उन दोनों के पुत्र मानव के नेतृत्व में समाज के और लोगों को भी यात्रा पर भेज देते हैं। यह कोई आकस्मिक बात नहीं, बुद्धि विवेक को बात देने वाले तथा हृदयवाद का प्रचार करने वाले अंत में समाज से भागकर इसी तरह एकांतवास करते हैं, दूसरों को भी काम धंधा छोड़कर अपने यहाँ आने का उपदेश देते हैं। अब बुद्धिवाद को मानने पर प्रसाद की ही तरह आदमी अनेक विकास का विरोध करता है, झंझटों से करता है। प्रसाद साहित्य में लगभग वही आदर्श प्रचारित और कर रहे थे जो राजनीति में अंतिम दिनों में गांधी जी कर रहे थे। रामधुन और शिव तांडव दोनों एक सी ही ध्वनि निकलती है। विज्ञान का विरोध, प्रेम का प्रचार, हृदय परिवर्तन और कैलाश निवास सब कुछ वहां भी मौजूद है। संतोष की बात है कि प्रसाद के यहाँ ये बातें बीज रूप में ही रहीं, इनकी तर्क संगत परिणति तक वे न ले जा सके। तो ये जो कामायनी को लेकर जो सर्वश्रेष्ठ रचना वैसे मानी जाती है, ये जो भ्रम फैले हुए थे, शाह जी
सबसे पहली बात यहाँ पे इस निबंध में यही उठाते हैं कि कामायनी रहस्यवादी रचना नहीं है, प्रसाद रहस्यवादी नहीं है, वे बुद्धिवादी हैं और वे परंपरा के संस्कृति के वहन में बहुत गहरे जाते हैं। जो उद्देश्य है वो चीन भारतीय ज्ञान के प्रतीकों को तलाशने का और उनकी वर्तमान में सार्थकता ढूंढने का है। इसलिए कहा कि वे पलायनवादी नहीं है, वे रहस्यवादी भी नहीं है, वे और अंतिम रूप से बौद्धिक अनुभूति के कवि हैं। अनुभूति की बौद्धिक प्रतीक व्यवस्था के, अनुभूति और बुद्ध के रासायनिक संश्लेष के कवि की साहजी की स्थापना एक तरीके से नए लेखकों को, आलोचकों को एक दिशा और दृष्टि देती है। और फिर ये आगे फिर कहा ना कि व्यक्तिगत कवि मानस की गहराई को अतीत रूपी नावक ही जान सकता है। वर्तमान कितने ही नौकाओं को वो कहता हो, क्योंकि वह नाविक हमसे, हमारे व्यक्तिगत मन से बड़ा है, क्योंकि पूरी जाति के अनुभवों का राशीभूत व्यक्तित्व है। एक गहरे अर्थ में वह है और वह हमारे व्यक्ति मानस की गहराई को जानता है, जिसमें से सारी जीवन अनुभूतियां उत्तीर्ण होना चाहती हैं। नाविक महेश प्रसाद के कवि का व्यक्तिगत अतीत वह एक प्रकार हमारी समूची जाति का अतीत है। सामूहिक अवचेतना आप चाहें तो उसे कह सकते हैं। वह हमारे क्षणिक अस्तित्व को सनातन काल में उत्तीर्ण करता है। प्रसाद के बारे में ये शाहजी की ये बात एक महत्वपूर्ण थी। अगली और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि वे रागात्मक ऐश्वर्य के कवि की बजाय विराम के ऐश्वर्य के कवि हैं और वे यथार्थवाद के कवि हैं। जो आदर्शवाद उनके साथ हमेशा जोड़ा जाता था, उससे अलग उन्होंने ध्यान दिलाया कि अपने गद्य साहित्य में यथार्थवाद की शुरुआत करने का जो श्रेय है प्रसाद को जाता है। उनकी कहानियां, उनके उपन्यास और जो उनकी बहुत रागात्मक कहानियां हैं, ममता और आकाशदीप, उन तक में जो है यथार्थ से जुड़ी है, मनोवैज्ञानिक यथार्थ से जुड़ी है। प्रसाद की रचनाओं को वैज्ञानिक यथार्थ के सहारे पढ़ने की दृष्टि करने दी और कहा कि प्रसाद जी गहरे अर्थों में संस्कृति के कवि हैं। वे बौद्धिक संवेदना के कवि हैं और वे रहस्यवादी कवि बिल्कुल नहीं हैं। और वो बौद्धिक संवेदना भी कैसी है? वो बौद्धिक संवेदना उन्होंने अपना पितृ ऋण चुका के दी। प्रसाद की बौद्धिकता नितांत उनकी अपनी बौद्धिकता है, जिसे उन्होंने साधना द्वारा पितृ ऋण चुकाकर परंपरा को अस्थि मज्जा में पचाकर ग्रहित किया है। प्रसाद और ये पचाने की प्रक्रिया भी इतनी दीर्घ और अनवरत रही है कि उनकी जिजीविषा इसमें खपी है। परंपरा का जीवन उनके भीतर उनके व्यक्तिगत जीवन के समान रच गया है। और वे भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। अपनी कविता को अपने सांस्कृतिक बोध की सीमाओं के भीतर ही पनपाना चाहा है। उन्होंने सांस्कृतिक सीमाओं के बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए उनकी प्रसाद की अपनी सीमा भी हो सकती है, मगर प्रसाद अपनी सांस्कृतिक सीमाओं से जुड़े हुए कवि हैं और कठोर साधना द्वारा सांस्कृतिक चेतना परंपरा के सर्वोत्कृष्ट को अर्जित किया है। वे अतीत जीवी नहीं हैं, वर्तमान जीवी हैं। उनकी ऊर्जा आवेगात्मक उन्मोचन की बजाय अर्थ के ऊर्ध्वगामी संचरण को संभव बनाने में व्यय होती है। प्रसाद और निराला और पंत को की तुलना करते हुए उन्होंने ये ध्यान दिलाया कि जो संवेदना है वो भाषा के माध्यम से आगे बढ़ती है और प्रसाद उसकी अपनी संवेदना को बहुत गहरे अनुभव से लेके उसके साथ बहुत चिंतन के बाद उसको प्रकट करते हैं। इसलिए प्रसाद पाठक को सीधी तरह समझ में आने वाले, तुरंत समझ में आने वाले कवि नहीं हैं, मगर वे चेतना का परिष्कार और संस्कार करने वाले कवि हैं।
कामायनी के बारे में फिर उन्होंने जो लिखा उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। प्रसाद उस तरह विद्रोही कवि नहीं है जैसे निराला है। उनके यहाँ ऐसा लगता है कि संघर्ष का अर्थ चित्तवृत्तियों का संघर्ष है। दूसरी उनमें प्रचंड बौद्धिकता है, व्यंग्य क्षमता है, वो चीज है जिसे हम केवल विजडम कह सकते हैं। उनकी कविता का सौंदर्य पश्चिमी काव्य शास्त्र को ललकारता प्रतीत होता है। हमें लगता है कि हमारे संस्कारगत अस्तित्व की जड़ों के भीतर इतनी गहरी पहुंच और किसी कवि की नहीं है। उनके प्रति हमारे आकर्षण का रहस्य शायद यही उनसे हमें दूर भी ले जाता है। कामायनी वह पहाड़ है जिस पर चढ़कर हम उस दृश्य का कुछ आभास पा सकते हैं जिसे हम भारतीय सृजनात्मकता कहते हैं, और उसके साथ अपने अस्तित्वगत रिश्ते का कुछ अनुमान कर सकते हैं। पूर्व और पश्चिम के जो द्वंद्व है, गहरा आंतरिकीकरण है, छायावाद के बाद की सृजनात्मकता की शर्त बन गया था। वो एक ऐतिहासिक अनिवार्यता थी। भाषा की दृष्टि से जब वे देखते हैं प्रसाद को, तो फिर वो कहते हैं कि पहली बार प्रसाद ने ही शुरू किया था छंद मुक्ति की शुरुआत। उन्होंने ब्रजभाषा से कविता ली थी और छंद के साथ, तुकांत छंद के साथ छूट ली थी। इस प्रसाद को इसका श्रेय भी शाह जी देते हैं। और ब्लैंक वर्स की खोज करने के पंक्ति के बीच कहीं भी विराम दे सकने की स्वतंत्रता उन्होंने सबसे पहले अर्जित की। उसके बाद और लोगों ने इसके मुक्त छंद और कंचिया छंद उन सब की बातचीत आगे बढ़ाई। तुक का बंधन छोड़कर किस सहज प्रभाव से निकास दिया उन्होंने। अपने ही नहीं, अपने आने वाले कवियों का मार्ग प्रशस्त किया। वे जातीय स्मृति के कवि हैं और छायावाद के काव्य जातीय स्मृति को उत्तेजित करने वाला काव्य है। और विशेष बात यह है कि शाह जी जो है प्रसाद की छोटी कविताओं को पर चर्चा ज़्यादा विस्तार से करते हैं बजाय कामायनी पर चर्चा की, क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी छोटी कविताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि कामायनी। और निराला और पंत और महादेवी की तुलना में वे प्रसाद को मानते हैं कि प्रसाद इतनी जल्दी पाठक की समझ में आने वाला कवि नहीं है, मगर वो धैर्य से पढ़ने का समझने वाला कवि है। दिलचस्प बात यह है कि प्रसाद के बारे में जो उन्होंने जो हमें प्रसाद के रचनाकार की जो नई खोज और उनकी साहित्य की, उनकी कविता की जो सांस्कृतिक पहचान बनाई, उस पहचान को उन्होंने अगले आलोचना में और आगे बढ़ाया। और आलोचना में इस तरीके से आगे बढ़ाया कि जब उन्होंने भूलने के विरुद्ध में एक उनकी अगली किताब आई और छायावाद की प्रासंगिकता जो 1973 में आई थी, उससे काफ़ी समय बाद, भूलने करीब 10-15 साल बाद 1990 के आसपास भूलने के विरुद्ध आई, तो फिर उन्होंने उसमें एक निबंध लिखा, प्रसाद और छायावाद की प्रासंगिकता। उन्होंने लिखना जरूरी समझा क्योंकि उन्होंने जो साहित्य चिंतन था, हिंदी में साहित्य चिंतन में प्रसाद के योगदान को प्रकाश में लाने का श्रेय भी शाह जी को। प्रसाद ने के जो साहित्यिक निबंध हैं वे काव्य और कला निबंध नामक पुस्तक उनकी बहुत ही सिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और शाह जी प्रसाद को रामचंद्र शुक्ल की परंपरा में देखते हैं और प्रसाद की दृष्टि जो काफ़ी समानताएं हैं उसमें शुक्ल जी के दृष्टि से उनकी भी चर्चा करते हैं। और आगे आने वाले कवियों की, आगे आने वाले साहित्य चिंतकों को भी, जो भारतीय साहित्य चिंतन की परंपरा है और जिस भारतीय साहित्य चिंतन की परंपरा के साथ जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है,
उससे जोड़ के उसकी बातचीत करते हैं। खास तौर से वो जो भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि है, भारतीय संस्कृति की जो धर्म दृष्टि है, धर्म ऐसा शब्द है आजकल कि बहुत सताया हुआ शब्द है, उसकी चर्चा करते ही बहुत तरीके के वे अर्थ और बहुत तरीके की भ्रम भी पैदा हो जाते हैं। मगर भारतीय धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति की के संदर्भ में जो भारतीय चिंतन है उसको प्रकाश में लाते हैं शायद। शुक्ल जी ने अनुवाद किया था विश्व प्रपंच नाम से, मिडिल ऑफ द यूनिवर्स का। शुक्ल जी की दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि थी और अध्यात्म को कतई पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि विज्ञान और अध्यात्म को दूर रखना चाहिए। साहित्य चिंतन में वे विज्ञान को महत्व देते थे। मगर फिर भी शुक्ल जी ने भारतीय दृष्टि और पश्चिम की दृष्टि, जो सामी मत और भारतीय मतों की चर्चा की और ये कहा कि भारतीय जो सामी मत है, जो एकेश्वरवादी मत है, जो पैगंबरवादी मत है, उनमें अन्य के लिए जगह नहीं। वो केवल वो एकेश्वरवाद होने के नाते के ईश्वर से, उनके चिंतन से बाहर का जो व्यक्ति है वो सब उनके लिए अन्य है और उसके लिए कोई स्थान नहीं, वो उनके बराबर नहीं हो सकता। और उसके प्रति वे लोग वैसा सम्मान का भाव नहीं रखते। या तो उनका धर्म अपनाए या ना अपनाए, तो वो उनसे बिल्कुल अलग नहीं। चिंतन की, भारतीय धर्म चिंतन की, आध्यात्मिक चिंतन की विशेषता ये है कि इसमें अन्य का बोध ही नहीं है। इसमें जो है अन्य का बोध न होने के कारण सबको, सारी प्लूरलिटी जिसे कहते हैं, बहुलार्थकता कहते हैं, बहुलतावाद के लिए स्थान मिला हुआ है। ये बात शुक्ल जी ने विश्व प्रपंच की भूमिका में इस बात को स्थापित किया था। दूसरे शुक्ल जी की दृष्टि साहित्य को चराचरवादी दृष्टि, यानी कि साहित्य और प्रकृति दोनों के संबंध की बात करते हैं। वो कविता के माध्यम से हमारे पूरे के पूरे प्राकृतिक बोध को, प्रकृति से हमारे रिश्ते को समझने समझाने की बातचीत भी करते हैं। यहीं पर शाहजी ध्यान दिलाते हैं कि भाई पश्चिम की जो ये वहाँ धर्म और वो बिल्कुल अलग है। ये समय था जब चर्च की सत्ता थी, तो विज्ञान को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। कोपरनिकस और गैलीलियो को किया गया था इसलिए कि वे वैज्ञानिक अपना दृष्टि दे रहे थे, उनको इसके का दंड मिला था। मगर रेनेसां के बाद जब विज्ञान का उदय हुआ, तो विज्ञान और धर्म अलग दो फाड़ों में बटा, क्योंकि वहाँ के धर्मों में विज्ञान लिए, बौद्धिकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। जो उनके मत को नहीं मानता था वो उनके मत के हिसाब से गलत था और धर्म में उसके लिए जगह नहीं थी। इसलिए वहाँ एक सेकुलर दृष्टि आई विज्ञान के साथ साथ। और मगर भारतीय संदर्भ में विज्ञान और धर्म और वैज्ञानिक चिंतन और धर्म अलग अलग कभी रहे ही नहीं। यहाँ वैदिक साहित्य से लेके, क्योंकि वैदिक जो ऋचाएं हैं, वैदिक जो मंत्र हैं, उनमें भी प्रकृति के साथ जुड़ाव है। प्रकृति के साथ मनुष्य के सहजीवन की, साहचर्य की चर्चा है। हमारे और महाकाव्यों में ऋषि मुनि और समाज, अरण्य और समाज एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। अरण्य में जीवन वैसे ही है जैसे यहाँ है। ऋषि मुनि जो अरण्यवासी हैं उनका सम्मान है। इसलिए प्रकृति के साथ साहचर्य है, प्रकृति के प्रति लगाव है। इसलिए विज्ञान जो है हमारे, और विज्ञान के प्रति भी लगाव, इसलिए प्रकृति के साथ लगाव होने के साथ साथ भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म दृष्टि में एक दूसरे से अलग नहीं, क्योंकि यहाँ पूरी कल्पना ही
जितने वन नदी पर्वत जो है सबके की मौजूदगी, सागर धरती हर एक की मौजूदगी जो है वे प्रकृति के साथ रही, अग्नि की, पवन की, हर चीज की यहाँ के दर्शन में जो विकसित हुई। ये जो बुनियादी अंतर है वो प्रकृति, वो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और पश्चिम के जो सोच दो थे, जो सामी मतों के, इब्राहिमिक रिलीजन्स के, उनमें अंतर था, उस अंतर पर ध्यान दिलाते हैं और उन और दृष्टियों पर ध्यान दिलाते हैं और उस परिणाम पर भी ध्यान दिलाते हैं जिससे वैज्ञानिक प्रगति ने आज मनुष्य को जिस परिणाम पर पहुंचाया है। प्रकृति को, चूंकि वो दृष्टि मानववादी दृष्टि है और मानववादी दृष्टि का मतलब है कि प्रकृति का पर मनुष्य को विजय करनी है, प्रकृति को अपना अधिकार स्थापित करना है। इसलिए प्रकृति का विनाश उसका जो हक है और प्रकृति का विनाश का कहाँ पहुंचाया है, आजकल उसकी क्या परिणति हुई है, इन सब दृष्टियों की भिन्नता स्वीकार जो करना ये जरूरी है हमारी भारतीय चिंतन की, हमारे भारतीय रचनाकार को और हमारे भारतीय सोच को, कि जो चराचरवादी दृष्टि शुक्ल जी ने ये जिसकी चर्चा की थी, चर्चा को प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि वे भारतीय चिंतन पे को जो है उसमें संस्कृति में, भारतीय चिंतन परंपरा में गहर उसकी वर्तमान सार्थकता पे ध्यान दिलाते हैं हमारे नए साहित्य का। उन्होंने कहा भी है कि पश्चिम जो है उसका वो ग्रहण करना हमारा जो हमारे लिए अनिवार्यता है, निरुपायता नहीं, अनिवार्यता है, मगर उसके साथ साथ हमें अपने परंपरा की ओर भी जाना चाहिए जो कि हमारे ज्ञान के प्रतीक दुर्बल नहीं है। और काव्य और कला तथा अन्य निबंधों में उन्होंने इस बात की चर्चा प्रसाद ने इसकी चर्चा कही। उन्होंने यथार्थवाद को भी बताया कि भाई लघुता पर जो है वो दृष्टिपात है। ऐसी जो साहित्य चिंतन की बात प्रसाद ने उठाई हैं, उनको हिंदी साहित्य चिंतन में आगे बढ़ाए जाने की जरूरत पर भी साहजी ध्यान दिलाते हैं और उसका उपयोग अपने साहित्य चिंतन में करते हैं। इसीलिए प्रछायावाद और प्रसाद की प्रासंगिकता की चर्चा वे जो है भूलने के विरुद्ध अपने निबंध में करते हैं। क्योंकि प्रसाद शाह जी अंग्रेजी के अध्यापक हैं, बहुपठित हैं, बहुश्रुत हैं, तो वे पश्चिम के जानकारी हमें अपनी आलोचना में वहाँ के है बहुत विस्तार से और हमारी दृष्टि का विस्तार करते हैं और ख़ास तौर से उस दृष्टि का के प्रति असंतोष जाहिर करते हैं जो हमें बहुत संकुचित बनाती है। सेकुलरवाद के नाम पर या जनवाद के नाम पर हमें अपनी परंपरा से भी तोड़ती है, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और का सदुपयोग करने की तो बात दूर है, उसे जानने समझने से ही जो है विमुख करती है। इसलिए शाह जी की साहित्य की चिंता का, उनके साहित्य चिंतन का, उनकी आलोचना का, उनके निबंधों के चिंतन की सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमें अपनी संस्कृति को जानना चाहिए और हमें जानना चाहिए तो उसमें आज के हमारे समय के लेखक उसे जानने में कितने उसके तरफ मुड़ रहे हैं या उससे कैसे विमुख हो रहे हैं। क्योंकि ये सही बात है कि मार्क्सवाद बहुत महत्वपूर्ण चीज है और हमें जनमानस से जुड़ना चाहिए, मगर जनमानस से जुड़ने के भी हमें भारतीय संदर्भों में, भारतीय स्थितियों में, भारतीय परिस्थितियों में और भारतीय चिंतक 20वीं शताब्दी के, 19वीं शताब्दी के जो भारतीय चिंतक हुए हैं, जिन्होंने अपनी परंपरा से, भारतीय संस्कृति के भीतर, भारतीय समाज के भीतर से हमारे लिए जो दिशा निकाली है, उस ज्ञान को जो प्रकाश में लाए हैं, गांधी जैसे लोग, योगी अरविंद जैसे लोग, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शाह जी बार बार इसका ध्यान दिलाते हैं कि आज के अरविंद गांधी को ही जो है
आज़ादी की लड़ाई के दौरान, और सत्य, अहिंसा, जो भी गांधी के आदर्श थे, या धर्म की जो चिंता थी, वो भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई चिंता थी। हालांकि वे पश्चिम के भी और वहाँ के धर्म संस्कृति का भी उतना ही सम्मान करते थे और उनकी उन्नति के रास्तों पर के प्रशंसक थे। मगर फिर भी भारतीय लोगों के लिए जो रास्ता गांधी जी निकालना चाहते थे ग्राम स्वराज के माध्यम से, वो रास्ता जो है ग्राम जन के माध्यम से, ग्राम स्वायत्तता के माध्यम से, हिंद स्वराज के माध्यम से, जो पश्चिम की सभ्यता को चांडाल सभ्यता कह रहे थे, उस दृष्टि से आज हम बिल्कुल विमुख हो रहे हैं। क्योंकि जो आज़ादी के बाद का जो समय जिसने वैज्ञानिक उन्नति का, वैज्ञानिक प्रगति का रास्ता तो दिखाया, मगर उस वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि में, जो हमारे दर्शन में जो एकता मौजूद थी, उस मौजूद वैज्ञानिकता की ओर न तो ध्यान दिलाया, न उसे ध्यान दिलाने की जरूरत थी। अपनी परंपरा और अपने समाज से हमारे बुद्धिजीवी कट रहे हैं। इस बात की, जब वे भूलने के विरुद्ध लिख रहे थे तब भी इस बात की चिंता थी, और उसके बाद उनके और बहुत संग्रह आए, जैसे देहरी की बात, नैमित्तिक, भारतीय आधुनिकता की तलाश। उन सब में शाहजी की मुख्य चिंता है कि हमारे युवा लेखकों को, साहित्यकारों को अपनी परंपरा को जानने की न तो उनकी कोई जिज्ञासा है, न कोई चिंता है, और न उनकी ये भी चिंता नहीं है कि हमें हमारे किस चीज़ की चिंता होनी चाहिए। इस बात की भी चिंता नहीं है। शाहजी के लेखन में ये बात बार बार आती है। और छायावाद की ही बातचीत करते हुए वे छायावाद की परंपरा की प्रासंगिकता की चर्चा करते हुए वे अज्ञेय ने किस तरीके से छायावादी काव्य मुहावरे को बदला, इसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद पहले प्रयोगवादी के रूप में निराला की चर्चा करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि काव्य मुक्ति, निराला से धूमिल तक भाषा की काव्य मुक्ति की जो चर्चा है, जिसमें फिर वे परंपरा को देखते हैं और परंपरा में किस तरीके से बदलाव आए हैं स्थितियों के अलावा से। क्योंकि स्वाधीन देश में जो मोहभंग हुआ हमारे समाज का, हमारे बुद्धिजीवियों का, रचनाकार को, उसकी दृष्टि भी सामने रखते हैं, और किस तरीके से वो सब विघटन शुरू हुआ, वे भी सामने छायावाद की प्रासंगिकता में ध्यान रखते हैं। दूसरी बात फिर वो ये कहते हैं कि जो हमारे रचनाकार साहित्य की में परंपरा और संस्कृति की चिंता करते हैं, उनके प्रति भी एक अजीब तरीके की अन्य मयस्कता दिखाई देती है हमारे नए रचनाकार में। खासतौर से अज्ञेय के बारे में, जबकि हम सब जानते हैं कि अज्ञेय का सिलसिलेवार ढंग से विरोध करते हुए, सिलसिलेवार ढंग से उनको साहित्य को न पढ़ने का, उनके के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए, उनके साहित्य की कुव्याख्या करते हुए वहाँ से हटाने की, नई पीढ़ियों को उस तरफ से देखने की से ही विमुख करने की कोशिश की गई। निर्मल वर्मा जो फिर साहित्येतर डिसिप्लिन के व्यक्ति हैं, मगर हिंदी में लिखते हैं और हिंदी साहित्य और हिंदी भारतीय संस्कृति और परंपरा, इन सब को विश्व के संदर्भ में देखते हैं, विश्व के संदर्भों में उनकी संस्कृतियों की तुलना देखते हैं, और भारतीय परंपरा की, भारतीयता की जो विशिष्टता है उन पर ध्यान दिलाते हैं। निर्मल वर्मा जिन्होंने लिखा है आदि अंत और आरंभ के नामक पुस्तक में मेरे लिए भारतीय होने का अर्थ, और जिसमें फिर उन्होंने कहा है कि भारतीय होने का अर्थ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है मेरे लिए। राष्ट्र होने का मतलब कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो हम सबको एक वो भारतीयता, वो चीज़ है
जो हम सबको, इस पूरे देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती है। और वे सब न वन, नदी, पर्वत, प्रकृति के प्रति हमारा दृष्टिकोण है, परंपरा के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। और वो दृष्टिकोण किस तरीके से पश्चिम के एक ईश्वरवादी, धर्मवादी, वैज्ञानिक चिंतन से बिल्कुल विपरीत है। मगर फिर शाह जी को इस बात का बड़ा कष्ट, वर्मा को भी मार्जिनलाइज करने की हमारे ही है, और वो उसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए शाह जी का लेखन और चिंतन इस मामले में मार्क्सवादी चिंतन से अलग हटके भी है और उसके विपरीत भी है, क्योंकि उससे बहुत वो देख रहे हैं कि जनवादी के नाम पर और सेकुलरिज्म के नाम पर जो चिंतन किया गया है वो किस तरीके से भारतीयों को परोपजीवी बनाता है, के सोच के गुलाम बनाता है। और जो काम भारत में अंग्रेजी शासन के समय में नहीं हुआ, जो काम यहाँ के जो नेता लोग थे, यहाँ के जो नवजागरण के चिंतक लोग थे, उन सब ने कभी जो है भारतीयता का को साइडलाइन करके पश्चिम के बारे में सोचने की बात नहीं कही। उन्होंने पश्चिम से वे चीज़ें सीखने की बात कही जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती थी। और वो मगर अब वो दृष्टि बदल रही है। सेकुलर दृष्टि का मायने का होता है कि भारतीय पूरी परंपरा को जो है वो सिद्ध कर देना, ये धार्मिक परंपरा कह देने का, और वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने की बात। मगर वैज्ञानिक और दृष्टि का भारतीय संदर्भों में जो अर्थ है वो पश्चिमी संदर्भों से बिल्कुल अलग है। इस बात पर शाह जी बार बार ध्यान दिलाते हैं। और फिर शाह जी भारतीयता की बात पर ध्यान दिलाते हैं कि भारतीयता क्या चीज़ है और भारतीयता से कैसे अब नए समय में, इस भूमंडलीकरण के समय में विमुख हो जाने की स्थिति पैदा हुई है। और उस विमुख हो जाने का प्रमुख कारण है कि साहित्य, संस्कृति, प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा उस सब से कट जाने का कारण, उसको सही अर्थों में, सही संदर्भों में न समझने का कारण। और जो लोग उसे सही संदर्भों में समझाना चाहते हैं वो उन्हें उस सही संदर्भों में कि उनके प्रयासों को विफल करने के कारण। मेरे लिए भारतीय होने का अर्थ जो निर्मल वर्मा ने कहा था, और शाह जी भी इस बात पर बार बार लिखते हैं। देहरी की बात में ही उन्होंने फिर कहा है, देहरी की बात संग्रह है और उस निबंध संग्रह में फिर वो बातचीत करते हैं भारतीयता 21वीं सदी की देहरी पर, भारतीयता की क्या स्थिति है, किस तरीके से विमुख हो रहा। वो ध्यान दिलाते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो संस्कृति तो इस नदियों की बनाई हुई इसका संस्कृति है। शायद ही किसी देश के संस्कृति के निर्माण में उसके कवियों की इतनी भूमिका रही होगी जितनी कि भारतीय के निर्माण में व्यास और वाल्मीकि की रही। और लोक जीवन ने, लोक मन ने, लोक ने उसको कैसे ग्रहण किया। लोक मन में आदर्श जो है वे राम और कृष्ण ही रहे। शाह जी फिर इस बात का ध्यान दिलाते हैं कि इतनी ज्ञान परंपरा हमारे पास मौजूद थी मगर लोक मन ने उसका ही, मगर वो आज जो रचनाकार है वो उस कवियों की भूमिका से बिल्कुल अलग हो गया है। भारतीय संस्कृति को की निरंतरता को कायम रखने के अपने दायित्व को भी वो प्रसाद की तरह से निर्वाह नहीं कर रहा है। नहीं, वो भारतीय संस्कृति में जो कवियों की भूमिका थी, कविर मनीषी परिभूषण, कवि और ऋषि को जहाँ बराबर माना गया, जो क्योंकि वेदों मंत्रों के सृष्टा, वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे, तो वो उस परंपरा से भी बिल्कुल कट गया है और उस परंपरा से जुड़ने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। साहित्यकार को जो अपना दायित्व निभाना चाहिए था और उस दायित्व को निभाते हुए भारतीयता की जो पहचान बनानी चाहिए, उस पहचान से भी वो विमुख हो रहा है। इसके बाद
शाहजी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो हमारे सबके लिए ही बहुत जरूरी है कि हम एक भाषा के नाम पर परोपजीवी हुए हैं। ये बात आजादी के बाद नए सिरे से शुरू हुई। ये वैज्ञानिक चिंतन नवजागरण के साथ ही इस देश में शुरू हुआ था। जगदीश चंद्र बसु और रामानुजन इसके सबसे बड़े उदाहरण। मगर आजादी के बाद ये नहीं कि वैज्ञानिक चिंतन नहीं हो रहा, मगर समस्या है कि भारतीय भाषा जोड़ने के प्रयास नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के हमारे समाज की, जिस पर शाहजी बहुत जोर देते हैं, और ये वस्तु स्थिति है। आज का हमारा लेखक, चाहे वो विज्ञान का लेखक है या सामाजिक विज्ञानों का है, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, या वो वाणिज्य व्यापार का लेखक है, हिंदी में या और भारतीय भाषाओं में लिखना ही नहीं चाहता, वो सबसे पहले अपनी पहचान अंग्रेजी के माध्यम से बनाना चाहता है, और उसे लगता है कि शायद इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल जाएगी। जबकि हमारे ज्ञान हमारी भाषाओं में उपलब्ध होगा, तब तो हमारा पूरा जन समाज उसे ग्रहण कर पाएगा। भारतीय ने कितने दिन पहले कही थी, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कछु। और जो ज्ञान जहाँ जहाँ उपलब्ध है, जिन उनसे हमें अनुवाद करके अपनी भाषाओं में लाना चाहिए। मगर हमारी समस्या ये हुई हमारे यहाँ की कि मौलिक चिंतन जो है वो भारतीय विद्वजन भारतीय भाषाओं में नहीं कर रहे हैं। ये समझते, इसको शाहजी भारतीय दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए लोगों के संबंध में भी कहते हैं कि भारतीय दर्शन की परंपरा का आगे विकास और उसके समसामयिक महत्व से जोड़ने के लिए भी ये जरूरी है। और उनकी भारत की कितनी सुदृढ़, कितनी दीर्घ परंपरा है, उसके साथ लिए भी जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं में काम करें। मगर भारतीय भाषाओं में काम करने की प्रेरणा वे हरगिज नहीं लेना चाहिए। मैंने खुद जो है विश्वविद्यालय में ही काम किया है आजीवन, तो मुझे पता है कि उन लोगों को और उन संस्थाओं में से जुड़ी रही हूँ जो हिंदी माध्यम में सामग्री तैयार करते हैं। बहुत बहुत हम मनाते रहे उन लोगों से को जो अंग्रेजी में अपनी पुस्तकें लिखते थे, अपनी पाठ्य सामग्री लिखते थे। वे लोग हरगिज हिंदी से जुड़ने को तैयार नहीं थे, उसके अनुवाद से भी जुड़ने को तैयार नहीं थे। अनुवाद दूसरों लोगों से करा भी लिया जाए तो उसके कहते थे कि हम कहते थे उनसे कि भाई कम से कम इसे आज तो लीजिए, ये अंग्रेजी के समकक्ष है कि नहीं, वो उस सबके लिए भी तैयार। तो ये एक अनुवाद जीवी संस्कृति पैदा हुई। अनुवाद से हर साहित्य का महत्व बढ़ता है, हर संस्कृति का महत्व बढ़ता है, मगर तभी तक बढ़ता है कि जब वो अपने समाज के लिए उपयोगिता के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब वो समाज को, हमारे यहाँ अनुवाद की स्थिति ये पूरी शिक्षा व्यवस्था में हमारे बीच में कि वे उस भाषा में काम ही नहीं करना चाहते। जिनकी मजबूरी है कि वे अंग्रेजी माध्यम से नहीं लिख सकते, वे भले ही उनके द्वारा जो अनुदित किताबें उन पर जाएं, अन्यथा वे सब वहीं जाना चाहते हैं। तो शाहजी इस मामले में हमारे अध्यापक वर्ग को, हमारे बौद्धिक वर्ग को, हमारे बुद्धिजीवियों को फिर जो है उनके चिंता व्यक्त करते हैं उनके प्रति, और भारतीय समाज के प्रति, भारतीय जन के प्रति जो है उसको उनके दायित्व का ध्यान दिलाते हैं। और इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जो आज़ादी के बाद भारतीय समाज से बिल्कुल दूर होती जा रही है, वो और शास्त्र के जुड़ाव की समस्या, जो जिसके पर शाहजी बार बार फिर ध्यान दिलाते हैं कि भारतीय परंपरा रही है, भारतीय संस्कृत परंपरा रही है कि जो शास्त्र है वो लोक जीवन में व्याप्त हुआ है, और लोक जीवन से ही शास्त्र जो है
वो अपना रस ग्रहण करते रहे। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी है, वो खुद वो जो है लोक धर्मी को नाट्य धर्मी से ऊपर स्थापित करता है। हमारे संगीत की, हमारे नृत्य की, हमारी सभी कलाओं की परंपराएं हैं, वे लोक से नितांत जुड़ी हुई परंपराएं हैं। वे लोक से जब उनमें किसी तरीके का ठहराव आता है तो वे अपनी जीवंतता के लिए लोक पे जाती हैं। मगर हमारे पश्चिमोन्मुखी दृष्टि ने और अंग्रेजी ना पढ़े लिखे वर्ग ने या शहरी वर्ग ने, जैसे आज के समय के या कहना चाहिए आज़ादी के बाद के भारत के शहरी जन ने जो लोक था उससे अपने को वैसे ही काट लिया जैसे पश्चिम के फोक एलीट से कटा हुआ था। वहाँ ज्ञान एलीट के पास था, फोक उससे दूर था। भारतीय परंपरा में ये चीज़ नहीं थी। लोक और शास्त्र एक दूसरे के पूरक रहे और ज्ञान जो है, कबीर जो है वे कहते हैं ना, मस कागज छुई नहीं कलम गही नहीं हाथ, मगर कबीर जो है उनको वैदिक परंपरा का या बौद्ध परंपरा का या भारतीय ज्ञान परंपरा का कौन कह सकता है कि उनको ज्ञान नहीं। तो इस दृष्टि से जो आधुनिक, खास तौर से उत्तर भारत में या आधुनिक भारत में जो स्थिति पैदा हुई है, इसमें लोग इतनी दूर पड़ गया है, वो उपेक्षा का शिकार हो गया है और उसकी जो संस्कृति थी उससे जो कुछ सीख सकते थे, जो विज्ञान की प्रविधियां थी, जो शिल्प की प्रविधियां थी, जो लोक जीवन में व्याप्त थी, जो पीपुल्स नॉलेज कहलाती है, उससे भी कट गया है। इस तरीके से भारतीय समाज के का एक पश्चिमीकरण कहना चाहिए कि एक अनुवाद जीवी संस्कृति पैदा हुई है, परोपजीवी संस्कृति जो पैदा हुई है, उसके प्रति भी शाह जी बहुत कष्ट व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि उससे बाहर निकलने की कोशिश की जाए। बहुत धन्यवाद आप सबका जो आने का और शाह जी के बारे में जो कुछ मुझे छोटी मोटी जानकारी थी उसे प्रस्तुत करने का अवसर दिया। नमस्कार जी, शुक्रिया रीता रानी जी। और आप देख रही होंगी कि मेरे यहाँ बिजली कटी हुई है, मगर आपके वक्तव्य से जो प्रकाश फैला है उसकी कुछ कतरने मेरे पास भी आ रही हैं और तमाम मित्रों के पास भी जा रही होंगी। बहुत ही सुचिंतित वक्तव्य। और साथियों, कब तक हम लोग रमेश चंद्र शाह जी के विभिन्न पक्षों पर चर्चा किए थे, जिनमें उनका डायरीकार का पक्ष, उनका कहानीकार का पक्ष, उनके उपन्यासकार का पक्ष, उनकी यात्रा वृतांत विधा में लिखी गई रचनाओं पर भी चर्चा हुई थी। मगर आज रीता रानी पालीवाल जी ने जिस तरह से उनकी आलोचनात्मक कृतियों के हवाले से अपनी बात रखी, तो निश्चय ही मुझे लगता है कि उनके आलोचक पक्ष पर एक भली भांति और सुचिंतित वक्तव्य आज संभव हो सका। मित्रों, यहाँ पर मैं याद करना चाहूंगा रमेश चंद्र शाह जी के गुरु विजय देव नारायण शाही जी को। जिस तरह से विजय जी अंग्रेजी के प्राध्यापक होते हुए भी जैसी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति लिखते हैं और हिंदी आलोचना में अपनी एक खास जगह बनाते हैं, उसी तरह से रमेश चंद्र शाह जी भी अंग्रेजी विभाग से जुड़े होकर भी जिस तरह से छायावाद पर और खास तौर से प्रसाद साहित्य पर, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं पर बातचीत करते हैं, मुझे लगता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम शाह जी के प्रसाद पर काम को देखते हैं तो उसके आलोक में और थोड़ा पीछे जाकर उनके ही गुरु रहे विजय देव नारायण शाही जी के काम जैसी की भी याद आती है। और ऐसी विभिन्न कृतियों पर आज चर्चा हुई जो अपेक्षित थी
जिसकी हमें रीता रानी जी से उम्मीद थी। जब बात छायावाद की प्रासंगिकता को लेकर चली है तो अपने एक इंटरव्यू में, अपनी बातचीत में रमेश चंद्र शाह जी क्या कहते हैं, इसको भी सुनते चलते हैं। यह इंटरव्यू मेरे साक्षात्कार पुस्तक में संकलित है। जब प्रश्नकर्ता ने उनसे यह पूछा कि छायावाद की प्रासंगिकता सरीखी आपकी आरंभिक पुस्तकों में एक है, आप अकादमिक रूप से हिंदी के व्यक्ति नहीं रहे और जिस समय में यह पुस्तक आपने लिखी है वह समय छायावाद से काफी बाद का है। एक तरह से कहें तो छायावाद तब तक काफी पीछे छूट चुका था। फिर आप मुख्यतः कवि हुआ करते थे उन दिनों, और वह समय भी था जब आप नई कविता को छायावाद के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के रिश्ते में देखते हुए भी कुछ अपनी ओर से सोच रहे थे। जब छायावाद और नई कविता को एक दूसरे के बरक्स रखकर आलोचक देख रहे थे, ऐसे में वे पूछते हैं प्रश्नकर्ता कि आखिरकार क्या प्रेरणा थी कि आपने छायावाद पर इतना एकाग्र काम किया। यह एक लंबा प्रश्न जिसका उत्तर रमेश चंद्र शाह जी मित्रों किस रूप में देते हैं, इसे भी सुनिए। रमेश चंद्र शाह जी लिखते हैं, इसका जवाब देते हैं, छायावाद पर क्या लिखा गया है, जब तक वे लिख रहे थे इस किताब को तब तक इस बात से मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं था। दरअसल छायावाद की प्रासंगिकता बाद में आई, समानांतर पहले छपा। वे अपनी दूसरी एक अन्य आलोचनात्मक कृति की बात कर रहे हैं, समानांतर की। समानांतर का प्रकाशन छायावाद की प्रासंगिकता के पहले का प्रकाशन है, आप सभी जानते हैं। तो उस पुस्तक का हवाला देते हुए शाह जी बोलते हैं कि उस समानांतर में मेरा पहला लेख छपा था, नई कविता के 10 नए कवि, 10 नई कविताएं, और उनमें लक्ष्मीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही इत्यादि हैं। तो इस तरह मैं नई कविता के वातावरण में जीता हुआ, नए कवियों से बात करता हुआ और स्वयं नई कविता लिखता हुआ व्यक्ति था। नई कविता का वातावरण मेरी पहली संपृक्ति थी। इसके बाद ही मैंने जयशंकर प्रसाद को अपने लिए नए सिरे से खोजा, निराला खोजा, और इन दोनों की तुलना करते हुए हमने उनके विभिन्न निबंधों के माध्यम से अभी हमने सुना भी रीता रानी पालीवाल जी। वे आगे जवाब देते हैं रमेश चंद्र शाह जी कि यह अजीब बात है कि पुराने जमाने की जिस कविता से मेरा परिचय हुआ था उसमें छायावाद की कविता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। बाद में जब मैं सीधी में था मध्य प्रदेश, तब मैंने फिर से लहर की कुछ कविताएं पढ़ी और निराला की तुलसीदास और नए पत्ते की कविताएं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनको पहली बार डिस्कवर कर रहा हूं, सचमुच ही डिस्कवर कर रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि इन कविताओं पर क्या लिखा गया। और मैंने प्रसाद को भाव ऊर्जा के साथ साथ एक बुद्धि ऊर्जा के कवि के रूप में पाया। भाव ऊर्जा और बुद्धि ऊर्जा के एक विलक्षण संबंध के कवि के रूप में, और निराला को कि किस तरह हिंदी कविता में व्यक्तित्व का प्रवेश एक अंधड़ की तरह होता है। रीता रानी जी देखिए, एक आलोचक का गद्य देखिए, क्या वे लिख रहे हैं निराला के लिए, कि निराला के लिए कह रहे हैं रमेश चंद्र शाह जी कि किस तरह हिंदी कविता में व्यक्तित्व का प्रवेश एक अंधड़ की तरह होता है। और सहयोग देखिए, अभी जो हमारे यहाँ बिजली कटी हुई है, यह बाहर चल रहे अंधड़ का ही परिणाम है कि हमारे घर में अभी बिजली नहीं है। तो अंधड़ से जिस तरह निराला सबको प्रभावित करके चले जाते हैं, और उस अंधड़ में, इस अंधड़ में बेशक बिजली जाती है, मगर निराला ने जिस तरह का अंधड़ पैदा किया, उससे हिंदी कविता में जिस तरह का उजाला आया
और जिस तरह से नए भावबोध के साथ और कई बार विद्रोहात्मक प्रवृत्ति के साथ और जातीय संचेतना के साथ हिंदी कविता मुखर होती है, निश्चय ही उसमें निराला का एक बड़ा योगदान है। और संभवतः तभी रमेश चंद्र शाह जी कह रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व एक अंधड़ की तरह आया। और आगे वे इसका जवाब देते हैं कि कवि व्यक्तित्व की दृष्टि से भी कितने महत्वपूर्ण है वे, सूर्यकांत त्रिपाठी जी के लिए कह रहे हैं, कितने सार्थक रूप से कि अपनी जीवनी आत्मकथा के प्रसंग, अपनी उलझने, अपनी कुंठाएं, अपनी अनुरक्ति विरक्ति, अपने घृणा प्रेम कैसे कविता बन जाते हैं, यह सब मेरे लिए डिस्कवरी थी। तब मुझे लगा कि नई कविता का संबंध एक नई तरह से बनना चाहिए छायावाद के साथ। खाली विरोध का एक हरा संबंध ठीक नहीं। यह बात बाद में यूं भी पुष्ट हुई कि मैंने पाया कि नए कवियों में जो मेरे प्रिय कवि थे, उनमें से एक कवि अज्ञेय की शुरुआत वास्तव में छायावाद के बिना संभव नहीं हो सकती थी। वे अपने भावबोध में, अपनी संवेदना की बनावट में, अपने टेम्परामेंट में, संस्कृति संवेदन में प्रसाद के निकट हैं। तो जब मैंने पहले पहल लहर की कविताएं और निराला की तुलसीदास पढ़ी तो मैं इतना उत्तेजित हुआ कि अपने उस अध्ययन अनुभव को ही लिखकर जानने समझने को कहीं न कहीं प्रेरित हुआ। परिणाम है छायावाद की प्रासंगिकता। तो जो कवि स्वयं छायावाद को कभी पसंद नहीं कर रहा था, एक पाठक के रूप में कैसे एक एक करके उसके करीब आता है, यह इस उत्तर से भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से एक आलोचक स्वयं के लिए कैसे रास्ता निकालता है, एक रचनाकार कैसे किन किन स्तरों पर भिड़ता है और बार बार स्वयं को भी परिवर्तित करता है। वह किसी पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होता है। रमेश चंद्र शाह जी छायावाद की जिन कविताओं को पढ़ते हुए उसे नापसंद कर रहे थे, बाद में जब वे दूसरी कविताएं पढ़ते हैं तब उनके भीतर एक रचनाकार के रूप में, एक सजग पाठक के रूप में जो कौंध उत्पन्न होती है, उस कौंध के साथ वे न्याय करते हैं और पुनः उस प्रश्नाकुल मन के साथ उन सभी काव्य दुनिया में उतरते हैं और फिर ऐसी पुस्तकों का निर्माण संभव हो पाता है। तो इस तरह एक रचनाकार, एक सर्जक न सिर्फ पाठक के रूप में बल्कि आलोचक के रूप में भी कितना गहन विचार विमर्श करता है और स्वयं को बार बार बदलते हुए उन तमाम चीजों को केंद्र में लाता है जिसकी अनदेखी हुई थी। और अगर ऐसा न होता तो जयशंकर प्रसाद के साथ या छायावाद के साथ वह न्याय नहीं हो पाता जो शाह जी ने किया और जिसकी ओर आज हमने विशेष रूप से रीता रानी जी पालीवाल के इस वक्तव्य में भी सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद रीता रानी जी, आप समय निकाली और यहाँ आज यह महत्वपूर्ण चर्चा संभव हो सकी। शुक्रिया तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। धन्यवाद।